बच्चों, इस वीडियो में हम चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स के पॉइंट्स टू पॉन्डर पढ़ने वाले हैं। These points are very important for NEET, JEE और even for your board exams. ये जो पॉइंट्स हैं बच्चों, ये आपकी कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग को डेवलप करते हैं, इसलिए इन पॉइंट्स को हम अच्छे से समझ लेते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। You might wonder why the protons, all carrying positive charges, are compactly residing inside the nucleus. Why do they not fly away? बच्चों, हमें पता है कि जो न्यूक्लियस है उसके अंदर न्यूट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं। न्यूट्रॉन्स पर कोई चार्ज नहीं होता, पर प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। तो इतने छोटे से न्यूक्लियस के अंदर ये पॉजिटिव चार्ज कैसे एग्जिस्ट कर पाता है? इनको तो सेम चार्ज तो रिपेल करना चाहिए एक दूसरे को, और न्यूक्लियस इस तरीके से ब्रेक हो जाना चाहिए। वाई डू दे नॉट फ्लाई अवे? तो ये न्यूक्लियस क्यों ब्रेक नहीं होता जबकि इतना छोटा सा न्यूक्लियस है और उसके अंदर सेम चार्ज अगेंस्ट द रिपल्शन एग्जिस्ट कर रहा है? तो देखते हैं अब आगे क्या है। You will learn that there is a third kind of fundamental force called a strong force which holds them together. तो इसके इस तरीके से न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट करने का रीजन क्या है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या है बच्चों? ये एक फंडामेंटल फोर्स है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। अब ये फंडामेंटल फोर्सेस क्या होती हैं? पूरे यूनिवर्स में डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस हैं, तो उनको ऐसे 4 काइंड ऑफ फोर्सेस में डिवाइड कर लिया गया है कि बेसिकली यही 4 फोर्सेस हैं जो डिफरेंट फॉर्म में ऐसे देखने के लिए मिलती हैं। ये फंडामेंटल फोर्सेस कौन सी हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स। अब ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स तो बच्चों मैक्रोस्कोपिक लेवल पर होती हैं। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, ये माइक्रोस्कोपिक लेवल पर होती है। माइक्रोस्कोपिक लेवल पर ये चारों ही फोर्सेस होती हैं। तो अब ये जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है ये ग्लू का काम करती है, और इसी की वजह से जो सेम चार्ज है अगेंस्ट द रिपल्शन वो न्यूक्लियस में एग्जिस्ट कर सकता है। मीन्स ये बाइंड करके रखती है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो है वो इन चार्जेस को बाइंड करके रखती है, जिसकी वजह से ये जो न्यूक्लियस है ये ब्रेक नहीं होता। और पढ़ते हैं इसके बारे में। द रेंज ऑफ डिस्टेंस where this force is effective is however very small, 10 to the power minus 14 meter. This is precisely the size of nucleus. बच्चों, ये जो न्यूक्लियस है इसका साइज 10 to the power minus 14 मीटर के ऑर्डर का होता है, और यही रेंज होती है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बच्चों ये शॉर्ट रेंज फोर्स है कि बहुत कम डिस्टेंस पर ही ये अप्लाई हो सकती है, तो इसीलिए न्यूक्लियस के अंदर जो पार्टिकल्स हैं उन पर अप्लाई हो जाती है, और which holds them together. ठीक है। Also the electrons not allowed to sit on the top of protons that is inside the nucleus due to the law of quantum mechanics. बच्चों, अब न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज है और इसके अराउंड रिवॉल्व करता है इलेक्ट्रॉन जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये दोनों अट्रैक्शन की वजह से ऐसे कोलैप्स क्यों नहीं कर जाते हैं कि इलेक्ट्रॉन आके इसको हिट कर दे? क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में हमको पता है ना, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट। तो फिर ये क्यों ऐसे अट्रैक्ट नहीं होते हैं? इसका आंसर हमको मिलता है क्वांटम मैकेनिक्स में। अब ये क्वांटम मैकेनिक्स क्या होती है बच्चों? क्वांटम मैकेनिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है विच डील्स विद द एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल। मैटर और लाइट के बारे में हम क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़ते हैं। तो अब क्वांटम मैकेनिक्स में एक वर्ड आता है ये क्वांटा। क्वांटा मीन्स यहाँ पर कुछ डिस्क्रीट की बात हो रही है कि कुछ कंटिन्यूस नहीं है। जैसे कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड ऐसे रिवॉल्व करता है, तो ये जो इसकी ऑर्बिट्स होती हैं ये डिस्क्रीट होती हैं। ऐसा नहीं होता कि इलेक्ट्रॉन कहीं पर भी एग्जिस्ट कर सकता है। कुछ पर्टिकुलर एनर्जीज के अकॉर्डिंग, या फिर हम ऐसे समझ सकते हैं इसको कि इसका एंगुलर मोमेंटम mvr ये n टाइम्स होता है h/2 पाई के। ठीक है, तो ये h/2 पाई का n टाइम्स है इसका इंटीग्रल मल्टीपल। तो n टाइम्स होने का मतलब है कि n की वैल्यू 1, 2, 3 इस तरीके से होगी, तो ये डिस्क्रीट वैल्यू मिलेंगी हमें
कि h/2 2h/2 3h/2 ऐसे डिस्क्रीट वैल्यू मिलेंगी हमको। तो ये MVR की वैल्यू इसी तरह से कुछ फिक्स वैल्यूज होंगी। तो इतने एंगुलर मोमेंटम के अकॉर्डिंग ये शेल जो है ये डिफाइन रहती हैं। तो मीन्स इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐसा नहीं है कि कहीं भी एग्जिस्ट कर जाए, वो इन वैल्यूज के अकॉर्डिंग ही रहता है। तो इसीलिए ऐसा है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो है वो कोलैप्स नहीं करते हैं। दिस गिव्स द एटम देयर स्ट्रक्चर एज दे एग्जिस्ट इन नेचर। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि एटम का स्ट्रक्चर इस तरीके का कैसे होता है कि क्यों ऐसा होता है कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन सेम चार्ज पार्टिकल होते हुए भी न्यूक्लियस एग्जिस्ट करता है और इलेक्ट्रॉन्स उसको रिवॉल्व करते हैं, उसको आके हिट नहीं करते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये फर्स्ट पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अब सेकेंड पॉइंट देखते हैं। कूलम्ब फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स फॉलो सेम इनवर्स स्क्वायर लॉ, बट ग्रेविटेशनल फोर्स हैज ओनली वन साइन, ऑलवेज अट्रैक्टिव। कूलम्ब फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों के बारे में हमने पढ़ लिया है। कूलम्ब फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? F E, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और ग्रेविटेशनल फोर्स Fg इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन R स्क्वायर। तो अब हम ये देख रहे हैं कि दोनों ही इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करते हैं। मीन्स ये जो फोर्सेस हैं वो डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स सिर्फ अट्रैक्टिव होती है। मीन्स जो मासेस हैं दे ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर, वाइल कूलम्ब फोर्स कैन बी बोथ साइंस। ठीक है, अब ये जो कूलम्ब फोर्स है इसमें चार्जेस अगर अपोजिट हैं तो वो अट्रैक्ट करेंगे, सेम चार्जेस हैं तो वो रिपेल करेंगे। तो कूलम्ब फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकती है और रिपल्सिव भी हो सकती है। इस वजह से क्या होता है, अलाउइंग पॉसिबिलिटी ऑफ कैंसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्सेस। तो ये अपोजिट साइन होने की वजह से इन फोर्सेस के कैंसल होने की भी पॉसिबिलिटी होती है। मीन्स अगर फोर्स पॉजिटिव है और फोर्स नेगेटिव है तो दे कैन कैंसल ईच अदर। दिस इज हाउ ग्रेविटी, डिस्पाइट बीइंग a much weaker force, can be dominating and more pervasive force in nature। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है बच्चों वो एक वीक फोर्स है, बल्कि ये कहना चाहिए कि वीकेस्ट फोर्स है इन चारों फोर्सेस में। जो भी हमने 4 फंडामेंटल फोर्सेस पढ़ी हैं, इन चारों में सबसे वीक फोर्स कौन सी है? ग्रेविटेशनल फोर्स है। लेकिन ये हमेशा अट्रैक्टिव होती है, तो इसमें ये फोर्स कैंसिल नहीं करती एक दूसरे को। ठीक है, इसीलिए ये डोमिनेटिंग है एंड मोर परवेसिव फोर्स इन नेचर। मीन्स ज़्यादा बड़े लेवल पर ये हमें देखने के लिए मिलती है। तो आपको सेकंड पॉइंट भी आ गया होगा समझ में। अब थर्ड पॉइंट देखते हैं बच्चों। अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी K इन कूलम्ब्स कांस्टेंट इज अ मैटर ऑफ चॉइस इफ द यूनिट ऑफ चार्ज is to be defined using Coulomb's law। बच्चों ये जो Coulomb's law है, Coulomb's law का फॉर्मूला क्या है? F is equal to 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और ये जो 1/4πε0 है इसको हम स्मॉल लेटर के ऐसे लिख देते हैं, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और इस K को बोला जाता है Coulomb कांस्टेंट। ठीक है, तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है। ठीक है, अब यहाँ पर इसको डिफाइन करने के लिए देखते हैं कि चार्ज की यूनिट हम क्या ले रहे हैं। तो चार्ज की SI यूनिट क्या होती है? कूलम होती है। और इस कूलम को हम करंट की हेल्प से डिफाइन करते हैं। तो ये जो कूलम है, इस कूलम को हम Q इज इक्वल टू IT के फॉर्मूले से देखें तो ये जो I है यहाँ पर, इसकी यूनिट एम्पियर और ये हो गई सेकेंड। तो इस तरह से ये जो कूलम है, कूलम यूनिट जो है वो किसकी टर्म में आ गई? एम्पियर और सेकेंड की टर्म में। अब ये जो एम्पियर है इसको हम मैग्नेटिक फोर्स की हेल्प से डिफाइन करते हैं। आप आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे 1 एम्पियर की डेफिनेशन, जिसमें कि 2 पैरेलल वायर्स लिए जाते हैं, उनमें से करंट फ्लो हो रहा होता है, सपोज I1 I2। तो वहाँ से हम ये करंट की जो वैल्यू है 1 एम्पियर उसको डिफाइन करते हैं। तो कूलम अगर हम 1 कूलम इज इक्वल टू 1 एम्पियर और ऐसे 1 सेकेंड ऐसे ले रहे हैं तो ये कूलम हम
एम्पियर सेकेंड की हेल्प में ले रहे हैं। तो इस केस में जो K की वैल्यू है अब वो अनसर्टेन नहीं है, ऐसे वो रैंडम नहीं है, फिक्स हो गई। तो SI यूनिट में जो K की वैल्यू है वो 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम -2 पावर ये ली जाती है। ठीक है, तो ये K की एक फिक्स वैल्यू है SI यूनिट में कि जहाँ पर कूलम को इस तरीके से डिफाइन किया जा रहा है 1 एम्पियर सेकेंड, तो वहाँ पर ये कूलम कांस्टेंट की वैल्यू ये ली जाती है। अगर हम यूनिट चेंज करेंगे, जैसे ये SI यूनिट है, तो हम अगर यूनिट का सिस्टम चेंज करेंगे तो ये वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। बस यही हमें यहाँ पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं बच्चों, 4th पॉइंट, the rather large value of K, that is large size of unit of charge 1 coulomb from the point of view electron effect arises as mentioned in the point 3 already. The unit of charge is defined in terms of magnetic forces on current carrying wire, which are generally much weaker than the electric forces. तो बच्चों जब करंट की वैल्यू 1 एम्पियर ली जा रही है और उसकी हेल्प से 1 कूलम को डिफाइन किया जा रहा है, तो ये जो 1 कूलम की वैल्यू है ये काफ़ी बड़ी वैल्यू हो जाती है। अगर 1 कूलम को एम्पियर की टर्म में लिया जाए, और एम्पियर की डेफिनेशन किस तरह से ली गई है, फोर्स बिटवीन 2 पैरेलल वायर्स। हम जब मैग्नेटिक फोर्स पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम 1 एम्पियर की डेफिनेशन 2 पैरेलल वायर्स कैरिंग करंट I1 I2 इसकी हेल्प से निकालेंगे कि इनके बीच में मैग्नेटिक फोर्स F लग रहा है। तो मैग्नेटिक फोर्स की हेल्प से निकाल रहे हैं 1 एम्पियर की डेफिनेशन। इलेक्ट्रिक फोर्सेस की हेल्प से नहीं निकाल रहे हैं, मैग्नेटिक फोर्स की हेल्प से निकाल रहे हैं। तो मैग्नेटिक फोर्सेस विच आर जनरली मच वीकर देन इलेक्ट्रिक फोर्सेस, मैग्नेटिक फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स से कम होती है। 1 एम्पियर इज नॉट अ बिग यूनिट, ठीक है। 1 एम्पियर इज अ यूनिट ऑफ रीजनेबल साइज फॉर मैग्नेटिक इफेक्ट। तो मैग्नेटिक इफेक्ट में 1 एम्पियर कोई बहुत बड़ी यूनिट नहीं है, लेकिन जब यही 1 एम्पियर यूज करके 1 कूलम को डिफाइन किया जाता है तो 1 कूलम की वैल्यू काफी बड़ी आती है। 1 कूलम इज बिग यूनिट फॉर इलेक्ट्रिक फोर्सेस। तो जब इलेक्ट्रोस्टैटिक में 1 कूलम बोला जाता है तो 1 कूलम इज अ बिग यूनिट, मतलब ये जो चार्ज है 1 कूलम का ये बहुत बड़ा चार्ज होता है। एक बार फिर से इनको समराइज कर लेते हैं कि बच्चों ये जो कूलम्स लॉ में हम कूलम कांस्टेंट स्मॉल लेटर K लेते हैं, इस K को हम डिफाइन कर रहे हैं कूलम की हेल्प से। Q1 Q2 आता है ना फॉर्मूले में, तो उसकी यूनिट चार्ज की कूलम, तो कूलम की हेल्प से डिफाइन कर रहे हैं। अब ये जो कूलम है इसकी यूनिट कैसे निकालते हैं हम, एम्पियर सेकेंड। Q इज इक्वल टू IT से हमने निकाला, तो 1 कूलम इज इक्वल टू 1 एम्पियर सेकेंड। अब ये एम्पियर जो डिफाइन किया जाता है, 1 एम्पियर की डेफिनेशन मैग्नेटिक फोर्सेस से डिफाइन की जाती है। तो मैग्नेटिक इफेक्ट में 1 एम्पियर इज रीजनेबल साइज, बट जब इसी को इलेक्ट्रिक इफेक्ट में देखते हैं और इसकी हेल्प से 1 कूलम डिफाइन करते हैं, तो 1 कूलम जो है वो काफ़ी बड़ी यूनिट हो जाती है चार्ज के लिए। तो आपको ये पॉइंट भी समझ में आ गया होगा कि K की जो वैल्यू है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम पावर -2, ये जो ली गई है SI यूनिट में ली गई है, और इसमें मैग्नेटिक फोर्सेस की हेल्प से जो 1 एम्पियर की डेफिनेशन है वो इंक्लूडेड है। करेक्ट। तो इस वीडियो में हमने 4 तक के पॉइंट अच्छे से समझ लिए हैं। अब बाकी के पॉइंट्स नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इनसे रिलेटेड आपके कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।